जाऊं सामने है? तो मुझे वो कमेंट को दिखा, इसमें कमेंट बड़े देख करके। नमस्कार बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका अपने चैनल पर। सभी प्यारे बहन भाई ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। सबसे पहले देखो एक बार मेरी आवाज आ रही है क्या? पहले कमेंट करके बताओ एक बार, आवाज वगैरह आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार चेक करो, वॉल्यूम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, डिस्प्ले वगैरह सब ठीक दिख रही है। सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हाँ, कमेंट करके बताओ एक बार, सबको साफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? ठीक है, ओके। हाँ हाँ सर जी, बिल्कुल सही आ रही है, आवाज़ भी आ रही है, मैं भी दिखाई दे रहा हूँ आपको साफ। हाँ बिल्कुल, सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हाँ आ रही है सचिन भैया, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, सबका दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन है। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, डिस्प्ले वगैरह तो लो मैं सब कर दूंगा। एक बात बताइए, कल जो हम चर्चा कर रहे थे वो कहाँ पे कर रहे थे, लास्ट कहाँ छोड़ा था? एक बार थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, कल कहाँ छोड़ा था? सर 10 मिनट लेट हो गए, 5 रुपये लगेंगे। 11 रुपये का कोर्स खरीद के हैं, 10 मिनट के मुझसे 5 रुपये ले रहे हो, हद है। खुद के मतलब का समय की मैं तुम्हें 4 साढ़े 4 महीने पढ़ाऊँगा, इसका मतलब तुम ये मेरा 1 घंटा 10 पैसे का भी नहीं बैठेगा। हाँ कब कराओगे? पेपर हो गया उसमें। टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन मैं शाम को करा चुका था, और आज की जो टेस्ट सीरीज है वो अपडेट हो चुकी होगी या फिर थोड़ी देर में हो जाएगी। और अब आपकी टेस्ट सीरीज रेगुलर 4 बजे से पहले अपडेट हो जाए करेगी। 4 से 6 के बीच में आराम से टेस्ट दे लेना, 6 से यहाँ पढ़ लेना, और रात को 9 बजे सोल्यूशन मिल जाया करेगा। ठीक है, डिस्प्ले पे लाइट ज़्यादा है, आज चमक रहा हूँ मैं, नाली आऊँ कई दिन के बाद, तो हो सकता है इसलिए मुझ में चमक आ रही होगी, डिस्प्ले पे नहीं है। हाँ तो देखो अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। हाँ एक बार बताओ मुझे, लास्ट में व्यंजन का वर्गीकरण होगा। हाँ 100 रुपये का खरीदा है गुरुजी, कितना बड़ा मुझ पे एहसान कर रहे हो, है ना? अब सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ स्वरों का वर्गीकरण हो गया था, और स्वरों के वर्गीकरण में कोई कंफ्यूजन रही है क्या? भैया भरतपुर में मैंने कोचिंग खोल ली है, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। देखो मेरे छोटे छोटे से भाई हैं, कितने आगे निकल गए, कोचिंग खोलने लग गए अभी से। इनको पता है कि एक दिन भैया आ जाएगा, उसी दिन हमारा बढ़िया चमका देगा है। तो अभी पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, क्यों कोचिंगों के चक्कर में पढ़ रहे हो? हाँ 2-4 टॉपिक अपलोड। अच्छा सुनो, हाँ चलो आज मैं बात करता हूँ आप लोगों को, एक काम करता हूँ, कुछ जो टॉपिक है वो रिकॉर्ड करके अपलोड करा दूँ मैं। जैसे मैं अभी रात में 10:30 बजे फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद 2 घंटे लगातार क्लास लेके 2-4 टॉपिक डाल दूं, जिससे कि आपको ये समस्या नहीं रहे। फिर वो ये फिर उसमें कमेंट वगैरह कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चंदू भैया, मेरा सौभाग्य है आप मुझे इतना प्यार देते। नीतू सिंह मैंने तो 999 का लिया है। नीतू सिंह तुमने 999 लेके फायदा अपना नहीं, नुकसान मेरा बहुत करा दिया। तुमने 999 का लिया है, मैं 988 रुपये तुम्हें रिटर्न दूंगा। मैं तो 11 ही लूंगा और बदले में 178 मेरे तुमने जीएसटी लगवा दी, तो ऐसे मत करो, ठीक है? थर्ड ग्रेड के बारे में आज बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं, रात को 8 बजे वो सूचना देने वाला हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप जितने भी विद्यार्थी हैं रात को 8 बजे जुड़ना मत भूल जाना, और रात को 8 बजे सबको जुड़ना है, ठीक है ना? सबको जुड़ना है, कोई भूल मत जाना, क्योंकि रात को 8 बजे वाला बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं 1 आध 2 4 देखते हैं, ठीक है? रात को 8 बजे जरूर जुड़ना। आपको आज थर्ड ग्रेड के बारे में इतनी महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा।
और भी बहुत कुछ बताऊंगा। देवी सिंह शब्द शक्ति कराऊंगा, बहुत विस्तार से कराऊंगा, ठीक है ना। हाँ तो देखिए, अरे स्वरों का वर्गीकरण पूरा थोड़ी हो गया था, हाँ लाइव भी पढ़ाएंगे पूरा, पहले ही कह दी थी। रिकॉर्ड डालना होता तो बहुत पहले पूरी क्लास डाल देता। लाइव भी पढ़ाऊंगा, घबराओ मत, नहीं पढ़ रिकॉर्ड करा रहे एक भी, लाइव भी पढ़ाऊंगा पूरा। तो मुझे बताओ स्वरों का वर्गीकरण हो गया क्या? हाँ मैंने आपको बताया था स्वरों का वर्गीकरण। अब देख लो, इतनी भागदौड़ होती है कि सुबह से लगातार पढ़ा रहा हूं, मुझे खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला, बहुत मुश्किल से नहाया हूं। स्टार्ट कर रहा हूं क्लास, जल्दी बताओ लास्ट कहां छोड़ा था? हाँ सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज लिए, अब एसआई के अलग से टेस्ट सीरीज। अरे सेकंड ग्रेड की ले ली, कोई बात नहीं, ठीक है ना सर जी? नहीं भैया पवन वरिया, नहा लिया हूं मैं आज। जल्दी बताओ, शरीर से कमजोर हो गए हो, चिंता होती है मुझे आपकी। अब शरीर से कमजोर होऊंगा ही, 3 दिन नहाए भी हो रहे, 4 दिन से खाना नहीं खा रहा, रात को 2.5 घंटे नींद पूरी कर रहा हूं, केवल 2.5 घंटे से ज़्यादा सो नहीं पा रहा, सुबह 7 बजे से रात को 10:30 बजे तक पढ़ा रहा हूं, तो शरीर तो अपने आप ही कमज़ोर होगा। लेकिन कोई बात नहीं, 10 दिन 15 दिन की मेहनत है, उसके बाद बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, अपने शरीर पर ध्यान देना है। बिल्कुल भैया धर्मेंद्र, आपके कमेंट शो हो रहे हैं। हाँ विधियां, अरे पहले ये बताओ लास्ट में कहां पे छोड़ा था, क्योंकि मुझे तो कितना पढ़ाता हूं, हाँ तो मुझे ध्यान नहीं रहता है। वर्णों की संख्या बताई थी, तो ऐसे बताओ ना। हाँ लास्ट में प्रश्न पे छोड़ा था, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 और कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। यहां तक बता दिया था, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, कोई जिज्ञासा नहीं होगी, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं। तो स्वर हो गए थे और स्वरों की संख्या हो गई थी, व्यंजन हो गए थे, व्यंजनों की संख्या हो गई थी, और वर्ण हो गए और वर्णों की संख्या हो गई। अब बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। अब किसकी चर्चा करेंगे? स्वरों का वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। और वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में। वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में। सबसे पहला होता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, जिसे उच्चारण अवधि के आधार पर भी कह देते हैं। दूसरा इसका हम भेद कर देते हैं ओष्ठाकृति या होंठों की बनावट के आधार पर। होंठों की बनावट के आधार पर। तीसरा होता है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। चौथा होता है मुखाकृति के आधार पर। और पांचवा भेद होता है नासिका के प्रयोग के आधार पर। तो इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पांचों भेदों का आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 5 भेद होते हैं और इनका विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है, गुरुजी आज तो जोरदार लागो। विक्रम सेन भैया क्यों नहीं लागेंगे, जोरदार है। हाँ चमका के तो तुम ही गए हो ना बोर्ड को। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 2 भेद हैं, एक तो लघु स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर।
लेकिन ध्यान रखना संस्कृत में इसके 3 वेद होते हैं। सन 999 में रहने दो, आपके ज्ञान का कोई मोल नहीं है। नहीं, जब आपको पता है, जब मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहा, मेरा मकसद एकमात्र पैसा नहीं है, तो फिर मैं ये चीज़ करूँगा ही नहीं, जरूर वापस दूंगा, घबराओ मत। सर आपकी बुक बाजार में आ गई क्या? बाजार में बुक नहीं आई, लेकिन मेरी बुक आज से 10 दिन पहले छप के तैयार हो गई। मेरा 15 दिसंबर को जन्म दिवस है, उस दिन अच्छी तरह से बढ़िया से विमोचन करके उसको लाऊंगा मार्केट में, तो 10 दिन पहले ही आ चुकी थी। देखो, अब दूसरा है होंठों की बनावट के आधार पर, जिनके उच्चारण में होंठ गोल हो जाएं वो वृत्ताकार स्वर, और जिनमें गोल ना होके फैले रहें वो होते हैं अवृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार, ये 2 भेद हो गए होंठों की बनावट के आधार पर, ठीक है ना। आगे देखो, हाँ बिल्कुल बताऊंगा सबको, बिल्कुल हो जाएगा। अध्यापक भर्ती परीक्षा से पहले कोर्स पूरा ही नहीं होगा, बल्कि रिवीजन भी होगा। मैंने आपसे कह दी, इस बार पूरे राजस्थान में 3rd ग्रेड में और एसआई में सबसे ज्यादा सिलेक्शन सहदेव चौधरी देगा, ये चीज लिख लो। सबसे ज्यादा जो रेशो होगा वो तुम्हारा ही होगा, इसके लिए जी जान लगा दूंगा। और अभी तो आज रात को मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और बहुत बड़ा हंगामा करने वाला हूं। रात को 8 बजे जुड़ना मत भूलना, सबको जुड़ना है, ठीक है। वृत्ताकार अवृत्ताकार, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर भेद होते हैं 3। कौन कौन से? अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मुखाकृति के आधार पर भेद होते हैं 4, इनमें से एक भी नहीं रटना है। कैसे इसी बोर्ड पे ही सारे याद हो जाएंगे अभी बताऊंगा। एक होता है समृद्ध स्वर और दूसरा अर्ध समृद्ध स्वर, समृद्ध अर्ध समृद्ध। तीसरा भेद होता है विवृत स्वर और चौथा अर्ध विवृत स्वर। विवृत अर्ध विवृत। नासिका के आधार पर भेद होते हैं 2। एक तो होता है निर्नु नासिक और दूसरा होता है सानु नासिक। निर्नुनासिक और सानुनासिक। आपका और मेरा जन्मदिन सेम डेट पर ही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस की आपको। हाँ, सियाराम मीणा ध्यान से देखो, वो 3rd ग्रेड के सिलेबस पे है कि नहीं है, ध्यान से देखना उसको। बहुत आसिफ मंसूरी भैया आपस में एक दूसरे को बोलेंगे शुभकामना, घबराओ मत। हाँ, तो ये देखो वरों का वर्गीकरण कर दिया और इसको ध्यान रखना है। तो निर्नुनासिक और सानुनासिक। सानुनासिक को ही अनुनासिक भी कह सकते हैं और निर्नुनासिक को अननुनासिक भी कह सकते हैं। बिल्कुल 8 बजे यूट्यूब पे लाइव आऊंगा। आज रात 8 बजे यूट्यूब पे लाइव आऊंगा, जुड़ना मत भूलना। इतनी महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं, जो भी 3rd ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत विशेष सूचना लेने वाला हूं, बहुत विशेष सूचना लाऊंगा। विकास भैया आप मेरे फैन और मैं आपका कूलर एसी सब कुछ हूं। ऐप में या कहां जुड़ना है? यूट्यूब पे जुड़ना है 8 बजे रात को यूट्यूब पे। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। किसके आधार पर बात करेंगे? जिह्वा की क्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में
लगने वाले समय के आधार पर, और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला भेद क्या है? उच्चारण में मतलब उच्चारण अवधि भी कह देते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। कविता शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितने भेद हैं? 2। सबसे पहला भेद कौन सा है? लघु स्वर। लघु स्वर किसे कहते हैं? कौन से होते हैं लघु स्वर? तो अगर लघु स्वरों की बात, पर्यायवाची तत्सम शब्द हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन उसमें ध्यान रखना है। बिल्कुल होगी भैया, 15 को नीतू जी क्यों नहीं होगी? लघु स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में तत्सम, पर्यायवाची तत्सम क्यों नहीं हो सकते? मान लो मैं कहूं कान का पर्यायवाची करण नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वे वर्ण जिनके या वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, लघु स्वर कहलाते हैं। लघु स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, लघु स्वर कहलाते हैं। और कौन कौन से होते हैं लघु स्वर? जैसे ए है, ई है, ऊ है और री है। ये क्या कहलाते हैं? लघु स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक ही मात्रा का समय लगता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं। कैसे? अब इसमें देखो, इनको लघु स्वर तो कहते ही हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मूल स्वर, इन्हें मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, भी कहते हैं। तो इन्हें मूल स्वर भी कहता है। एक आईडी से दूसरी आईडी में लॉगिन करने पर दूसरी आईडी की डाउनलोड वीडियो सब कट जाती हैं। मैं आपका ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। हाँ, मुनेश कुंतल जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हाँ ठीक है, ऐसी कोई सूचना वो हुआ करे तो आप बता दिया करो, ठीक है, आपको रिप्लाई दे दूंगा इसका। कृष्णा मीणा भैया बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हाँ, तो इसे मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्या कारण है कि इनको मूल स्वर कहा गया? क्योंकि सभी स्वरों का निर्माण इन्हीं से हुआ है। जितने भी स्वर हैं, सारे के सारे स्वर इन्हीं से बने हैं, इसलिए इनको क्या कह देते हैं? मूल स्वर कह देते हैं। जैसे मैंने कहा मूल पुरुष तो कौन है? मनु, क्योंकि सारे मानव उन्हीं से बने। एक एक ए, ई, ऊ और री, इन्हें मूल स्वर कहते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? ह्रस्व, लघु और एक मात्रिक। अब ए और ए मिलके क्या बना? आ। ई और ई मिलके क्या बनी? ई। और ऊ मिलके क्या बना? ऊ। ए और ई मिलके क्या बने? ए और ए मिलके क्या बने? आई। ए और ऊ मिलके क्या बना? ओ। और ए और ओ मिलके क्या बना? औ। तो बताइए, इन चार ने ही, हालांकि तीन ही है, मूल तो री तो क्या है? संस्कृत भाषा का है।
बिल्कुल कराऊंगा अनीता जी, टेस्ट सीरीज में काव्य शास्त्र करवाओ, बिल्कुल कराऊंगा। हाँ बिल्कुल कराऊंगा, क्यों नहीं। हाँ देखो, तो इन्हें मूल स्वर क्यों कहा गया, क्योंकि सारे स्वरों का निर्माण इन्होंने किया है, इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं। तो लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, और एक मात्रा का समय लगता है इसलिए एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरा इसका भेद कौन सा होता है, दीर्घ स्वर। दूसरा भेद कौन सा है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दोगुना समय लगता है, अर्थात दो मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में, जयपुर में ऑफलाइन क्लास कहाँ चलती है, कमेंट तो देखते नहीं हो भैया। मैं पहले ही कह चुका कि मैं कमेंटों पे ध्यान नहीं दूंगा, ज़्यादा ध्यान मेरा पढ़ाने पे रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कमेंटों पे ध्यान दें। राम सॉरी। वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दोगुना समय लगता है, अर्थात दो मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? 16 दिसंबर से बिल्कुल नया और स्पेशल बैच शुरू कर रहा हूं, हाँ, राजस्थान एसआई का। ऐप में लाइव आइकन में क्लास नहीं चलती है, जबकि कोर्स में जाकर चलानी पड़ती है। एक बार दोबारा बताओ। बहुत बढ़िया अनु भैया, मेरा सौभाग्य है। हाँ बिल्कुल, उसके नोट्स बिल्कुल बना सकते हो अगर नोट्स बनाने तो। हाँ क्या कह रहे हो सर जी, मेरे अकाउंट से तो पैसे नहीं, क्यों पैसे कट गए? क्या कहना चाह रही हो गीता मेघवाल जी? मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रही हो। और जो चीज़ कहना चाह रही हो, अगर कोई दिक्कत है तो वो नंबर बताया था ना 8104761047, उस पर मैसेज कर देना कोई समस्या है तो, ठीक है ना। अगर किसी ने कोर्स गलती से 2 बार खरीद लिया है या किसी को कोई समस्या है तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है, किसी तरह से दुख नहीं पाना। हाँ राजेश कुमार मीणा भैया, ऑफलाइन क्लास जयपुर में 16 दिसंबर से शुरू कर रहा हूँ, ऑफलाइन एसआई स्पेशल। तो जैसे अब दीर्घ स्वर में कौन कौन से आएंगे? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ, इन्हें दीर्घ स्वर भी कहते। अब दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये किससे मिलके बने? समान जाति के स्वरों से, इसलिए इनको कहते हैं सजातीय स्वर। अंग नहीं होता, अंग और अयोगवा होते, ना स्वरों में गिने जाते ना व्यंजनों में। ऐ, ए, ऐ, ओ और औ ये कहलाते हैं विजातीय स्वर, क्योंकि ये विपरीत जाति के स्वरों से मिलकर बनते हैं। अब इसमें जो विशेष बात ध्यान रखनी है, हाँ इसमें जो विशेष बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है? और इसमें विशेष बात है कि इन्हें संधि स्वर, इन्हें संधि स्वर और
द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। पैसे कट गए, अगर आपके 2 बार कट गए हो ना पैसे, तो आप मुझे मैसेज कर देना, एक रिफंड आ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, ऐप में काव्य शास्त्र की रिकॉर्ड क्लास डाल दूंगा, बिल्कुल डाल दूंगा, घबराओ मत, ठीक है ना। हाँ, इन्हें संधि स्वर और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्लियर है। अब आगे देखो, इन्हें संधि स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि आ और ए आ, ई और ई ऊ और ऊ दीर्घ स्वर संधि, ए और ओ में गुण संधि, आई और औ में वृद्धि संधि, तो ये संधि स्वर भी होते हैं। हाँ, तो उत्तर इसका कौन सा ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं, तो ये किसके आधार पर हो गए? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर होता है? होंठों की बनावट के आधार पर। होंठों की बनावट के आधार पर। और होंठों की बनावट के आधार पर कितने भेद थे? 2। पहला भेद क्या है? वृत्ताकार स्वर। तो नाम से पता लग रहा है ना, वृत्त के आकार के, जिनके उच्चारण में होंठ कैसे हो जाते हैं? वृत्त के आकार। वृत्त कैसा होता है? गोल। तो जिनके उच्चारण में होंठ गोल हो जाए वो कैसे स्वर है? वृत्ताकार स्वर होते हैं। तो मैं लिख देता हूं, यह वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठों की बनावट, वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठों की बनावट वृत्त के समान गोल हो जाती है, वृत्त के समान गोल हो जाती है, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। हाँ, आप टेंशन मत लेना, आपकी वजह से नहीं कटेगी। ताजी मैं टेंशन क्यों लूंगा? कौन सा मुझसे आपने लिए? मुझे तो दिए हैं, तो मैं टेंशन क्यों लूंगा? है। हाँ, अभी नहीं होगी भैया RDX रोहित, अभी ये डाउनलोड नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ऊपर से ऐसे एक्सेस ऐसे कर रखा है कि इसको कोई डाउनलोड नहीं कर सकता, है ना। तो होंठों की बनावट वृत्त के समान गोल हो जाती है, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। और कौन से होते हैं वृत्ताकार स्वर? लघु ऊ, दीर्घ ऊ, ओ और औ। इनको उच्चारित करके देखोगे तो इनके उच्चारण में होंठ गोल हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ले सकता है संतोष पूनिया जी, क्यों नहीं ले सकता? बिल्कुल। तो ये समझ आ गया, वृत्ताकार स्वर उन्हें कहते हैं जिनमें हमारे जो होंठ हैं वो वृत्त के समान हो जाते हैं, वृत्त के आकार के हो जाते हैं। ठीक है ना। हाँ, धर्मेंद्र चरपोटा भैया, मुझे मिठाई खिलाने किस खुशी में आ रहे हो? है सगाई हो गई क्या धर्मेंद्र चरपोटा भैया? हाँ, मैं आपको कहाँ मिलूँगा? मैं आपको कैसे बताऊँ कहाँ मिलूँगा, क्योंकि मेरा समय निर्धारित नहीं है कोई। सुबह से क्लास लगती रहती है शाम तक। बाकी अगर आपकी भावना जाग रही है ज़्यादा मिठाई खिलाने की, तो मैं सम्यक क्लास होती है मेरी सम्यक में 12 बजे से 2 बजे तक। और भगवान ने समझ लिया, देखो कैसे कमेंट करते हो, है। तो ये समझ आ गया अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार के बाद किस में आएंगे? अवृत्ताकार स्वर। दूसरा वेद होता है
अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की बनावट वृत्त के समान गोल ना होकर फैली रहती है। अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। और अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे, अब अवृत्ताकार में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे लघु ए, दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई, री, ए और आई, ये क्या कहलाते हैं? अवृत्ताकार। क्योंकि इनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान नहीं होती बल्कि फैले रहते हैं। हाँ, आप जैसा पढ़ाते हो सर ऐसा किसी भी बुक में नहीं मिलता, आप कहाँ से पढ़ाते हो? तो भैया ऐसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं रट के किसी किताब से नहीं पढ़ाता। मैं नियम में कोई भी चीज़ उदाहरण देता हूँ तो किसी भी किताब में नहीं मिलते होंगे, क्योंकि मैं रट के नहीं पढ़ाता, मैं चीज़ को महसूस करा के अच्छे से मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, इस वजह से नहीं मिलता। अनूप कुमार भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हें क्या कहते हैं? अवृत्ताकार स्वर। अब देखो तीसरा एक वेद होता है, लेकिन वो संस्कृत का होता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में कितना 3 गुना समय लगे, उन्हें कहते हैं कौन से? प्लुत स्वर। आपने उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 2 वेद पढ़े, जबकि एक तीसरा वेद और होता है, लेकिन वो हिंदी में पूछेगा तो 2 ही करना है, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल। मनोहर करेला भैया बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। लेट मत हुआ कर मेरे भाई, टाइम से आया करो। अब तीसरा जो वेद होता है वो किसके आधार पर होता है? जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। और जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने वेद हैं? 3 वेद होते हैं। देखो, एक तो तीसरा जीवा और मुखाकृति, इनको बहुत अच्छे से समझना, इनसे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, बुक में क्वेश्चन है या थ्योरी? थ्योरी की बुक तो मेरी मार्केट में चल रही है, और बुक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की है वो आ जाएगी 15 दिसंबर को। तो जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर 2 वेद हैं, नहीं सॉरी 3 वेद। कितने वेद हैं? 3 वेद। कौन कौन से? अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग क्रियाशील रहता है। और अगला भाग, अब इसको रटना मत। देखो कैसे हम किसी चीज को बिना रटे एक बार में जीवन भर स्थायी रख सकते हैं, ध्यान देना। मध्य स्वर का ध्यान रखना है, जीवा के मध्य भाग से बोला जाता है अ। जो ये अ होता है इसे जीवा के मध्य भाग से बोलते हैं अ, इसलिए इसको मध्य स्वर कहते हैं। और मध्य स्वर कौन सा होता है? ए। अब इसके बाद बात करें पश्च स्वर की, और पश्च स्वर कौन से स्थान पे आ रहे हैं? तीसरे पे। कोई बात नहीं गीता मेघवाल जी, पिछले में रह गई, कोई नहीं, इस बार नहीं रहोगे, घबराओ मत। आपने अगर पिछला एसआई का पेपर दिया है और अगर हिंदी मुझसे पढ़ी है
तो आप ईमानदारी से बताना, ठीक है। यूट्यूब पे भी मैं शाम को पूछूंगा और नहीं पूछूं तो भी बताना कि अपने जो पढ़ाया हुआ था उस कॉपी में से 100 में से 89 प्रश्न ज्यों के त्यों नहीं थे क्या? 89 प्रश्न कॉपी में से एक एक प्रश्न को बतवाया था। तो इस बार 89 नहीं 95% से ऊपर लेके आएंगे, घबराओ मत। तो मध्य स्वर कौन सा होता है? अब पश्च स्वर कौन से स्थान पे आ रहे? तीसरे पे। तो तीसरे पे 3 से बनने वाले, और 3 से बनने वाले ए के अलावा कौन कौन से होते? आ, लघु उ, दीर्घ उ, ओ और औ। तो 3 से बनने वाले ए के अलावा सारे स्वर किस में आएंगे? पश्च स्वर में। तो पश्च स्वर कौन से स्थान पे आ रहा है? तीसरे पे। तो 3 से बनने वाले सब किस में आ गए? पश्च स्वर में। अब इनके अलावा बचे क्या? लघु ई, दीर्घ ई, जहां लघु ई आएगी वहीं री, ए और आई। अब बताओ किसको याद नहीं हुए ये? बहुत अनूप कुमार लगेगी भैया, घबराओ मत, सब कुछ समझ आएगा, बेझिझक रहो, इस चीज के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। हाँ, तो जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने भेद बताए? 3। अब इनको मैं आपको मिटा के फिर से पूछूंगा, अब आप इसका उत्तर दोगे। आपको केवल एक का ध्यान रखना है, किसका? अब आप बोलो, सुनना ध्यान से। ऑनलाइन यूट्यूब पर क्लास होती है जीवा फोर्स जी, प्रातः 8 बजे, शाम को रात के 9 बजे। लेकिन अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रही हो तो आज रात 8 बजे जुड़ना मत भूलना, बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी सूचना देने वाला हूं, ठीक है ना। हाँ, तो मध्य स्वर कौन सा होता है? अब इसके अलावा कोई बात नहीं, इस बार नहीं रहोगी। अब पश्च स्वर कौन से स्थान पर आ रहे हैं? तीसरे पे। तो 3 से बनने वाले ए के अलावा कौन कौन से? दीर्घ आ, लघु उ, दीर्घ उ, ओ और औ। ये किस में आ गए? पश्च स्वर में। अब इसके अलावा कौन कौन से बच गए? हाँ, अग्र स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से आएंगे? अब इसका ध्यान रखना है। तो देखिए, लघु ई, दीर्घ ई, जहां लघु ई आएगी वहीं री। अब गिन के देख लेना, ये पूरे 11 हो गए या नहीं हुए? अभी समझ में आता है, बाद में भूल जाते, बिल्कुल नहीं भूलोगे। हाँ, इंग्लिश वाले शब्द प्लस मुहावरे लोकोक्ति सारे गलत हो गए, इस बार ये गलती करने ही नहीं दूं। इस बार आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप चाह के भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। आपने सबसे ज्यादा प्रश्न गलत किए होंगे वो सरल किए होंगे, और उन सरलों को तो हम कई बार रिपीट करेंगे। सर री को स्वरों में नहीं माना है, मुनेश कुंतल जी अभी तक री को स्वरों में मानते हैं, लेकिन जब तक री हट नहीं जाती आपको स्वरों में ही गिनना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और मात्राओं की संख्या 10 है। री को हटाने के लिए नियम लागू हो गया है लेकिन पारित नहीं हुआ, तब तक यही मानना है। राजेश भैया कमेंट शो हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं, अब देख लो। अब बात करें, सबसे पहला भेद है अग्रस्वर। तो अगर हम बात करें अग्रस्वर की तो कौन से होते हैं अग्रस्वर? सबसे पहला भेद कौन सा है? अग्रस्वर। तो अग्रस्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहता है, अग्रस्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहता है, अग्रस्वर कहलाते हैं। सर सिलेक्शन डायरी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है क्या? भाभी ऐसा ही हर्ष भैया,
सिलेक्शन डायरी तो आपको केवल पेपर टाइम पे पढ़नी है, उसके अलावा बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। मेरी बुक आ जाएगी 15 दिसंबर को। पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, फिर उसमें से खूब सारे प्रश्न हल कर दें। और खूब सारे का मतलब ये नहीं है कि संधि के आपने 20 प्रश्न 50 प्रश्न पढ़ लिए। एक ही टॉपिक के 300 250 प्रश्न है उसमें। संधि की मैं आपको अलग से सीट डालूंगा जिसमें 1600 प्रश्न है। कितने? 1600। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको इतने सारे उदाहरण दे दूंगा कि एग्जामिनर खुद यूं मजबूर हो जाएगा सोचने को कि ऐसा प्रश्न कहां से बनाए जो सहदेव चौधरी की पढ़ाने से बाहर चला जाए। तो आप लोगों ने विश्वास किया है, तो अब तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई कोर्स लेके, अब जिम्मेदारी मेरी बची है। तो अब आपने इतना विश्वास किया है तो अब उसके लिए बस समय का इंतजार करो, ठीक है। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग क्रियाशील रहता है अग्रस्वर कहलाते हैं। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे लघु ई, दीर्घ ई, री, ए और आई, क्योंकि इनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग क्रियाशील रहता है। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुमन वर्मा जी, बहुत बहुत पूंजीलाल भैया जी धन्यवाद। दूसरा भाग क्या है इसका? दूसरा भेद होता है मध्य स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर। और मध्य स्वर क्या है? जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, जिस स्वर के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, मध्य स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर कौन से होते हैं? जिस लिख रहा है तो कहलाता है लिखेंगे, मध्य स्वर कहलाता है। और मध्य स्वर कौन सा होता है? तो आप सबको अच्छे से पता है, जो ए है ये किस में आता है? मध्य स्वर में। सर जी एसआई का ये काम का नहीं है क्या? अलग वाला लेना पड़ेगा क्या? किट्टू क्यों लेना पड़ेगा है? यही तो समस्या होती है, किसी चीज की कीमत सस्ती कर देते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। राजस्थान एसआई का जो ऑफलाइन कोर्स पढ़ाऊंगा और राजस्थान एसआई का मैं जो ऑनलाइन पढ़ाऊंगा आपके अलावा, उसकी फीस 5000 रखूंगा। और 5000 में जो पढ़ाऊंगा उसका लेवल आपके इस लेवल से बिल्कुल भी 1% ज़्यादा नहीं होगा। 19 हो सकता है लेकिन 21 नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या कि 11 रुपये के कोर्स का जैसा पढ़ा रहे हैं? घास काटी जा रही है, कितने विस्तार से, कितना धीरे और कितना व्यवस्थित पढ़ा रहा हूं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या 11 रुपये दे के मैं घास काट रहा हूं? ईमानदारी से बताना, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी मेरा सम्मान करते तो झूठ मत बोलना। क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या कि मैं घास काट रहा हूं 11 रुपये का कोर्स देके? ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल भेजूंगा, सबको सूचना दूंगा। ऑफलाइन सेंटर विनोद धाकड़ भैया, ऑफलाइन सेंटर मेरा कहाँ पर है? ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी मेरी गुजर थड़ी से थोड़ा आगे, ठीक है ना? हाँ, स्प्रिंग बोर्ड और उसके आसपास में जगह देख रहा हूँ, बहुत जल्दी लेके 16 दिसंबर से ऑफलाइन बैच शुरू कर रहा हूँ। मेरे पास में अभी तक 124, 23 थी, अभी एक और आया फोन, 124 स्टूडेंटों की इंक्वायरी है 16 दिसंबर के लिए। तो चिंता मत करो, यहाँ पर एक आग लगा देंगे एसआई में और 3rd ग्रेड में, ठीक है ना? और बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया, रात को 8 बजे जुड़ना मत भूल जाना। बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं इस बार राजस्थान एसआई और 3rd ग्रेड अपने से बाहर नहीं जाने देंगे। तो ए क्या होता है? मध्य स्वर होता है। अब इसके बाद में अगला जो भेद होता है वो कौन सा होता है? इसके बाद अगला जो भेद है तीसरा भेद कौन सा है? अग्र स्वर, मध्य स्वर, इसके बाद में आएगा पश्च स्वर।
और पश्च स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग क्रियाशील रहता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का, हाँ देखो मनीष राज कह रहे हैं कि सर 5-5 हजार 11,000 रुपये तक का कोर्स लिया है मैंने, 11,000 का कोर्स खरीदा है, लेकिन जो आप 11 रुपये में पढ़ा रहे हो वो मैंने 11,000 में भी नहीं पढ़ा। मनीष राज भैया, इधर योगेश मीणा जी कह रहे हैं कि सर 1100 रुपये का नहीं 1800 रुपये का कोर्स परचेज किया, लेकिन जो आप 11 में पढ़ा रहे हैं वो हमने 1800 में भी नहीं पढ़ा। तो मैंने पहले ही कहा था हाँ कि पैसे कोई मायने नहीं रखते, पैसे तो एक क्या होती है, केवल पैसा एक माध्यम होता है, ठीक है, तो उस चीज में पैसे कोई मायने रखता ही नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, सेकंड ईयर में हो तो भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड ईयर में हो भले ही, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, फाइनल ईयर तक आपका वो हो जाना चाहिए, ठीक है, तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पिछला भाग क्रियाशील रहता है पश्च स्वर कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। और पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे तो मैं पहले ही कह चुका था, जो पश्च स्वर है ये कौन से स्थान पे आ रहा है? तीसरे पे। सर री स्वर तो संस्कृत में होता है, हिंदी में री स्वर नहीं रहा अभी तक, नहीं दीपक सैनी, अभी नहीं हटाना, मैं कह रहा हूं ना, री को हटाने का नियम पारित हो गया, अभी लागू नहीं हुआ, जिस दिन लागू हो जाएगा उनकी संख्या 10 हो जाएगी। इतना ध्यान रखना, री से युक्त कोई भी शब्द आ जाए वो क्या होगा? संस्कृत भाषा का ही होगा। बीपीएड कर रहे हो तो आप, बहुत अच्छी बात है, एसआई की तैयारी जरूर करना, फिजिकल आपका बीपीएड में ही हो लेगा और एसआई की तैयारी भी करते रहना। जैसे अब इसमें कौन से आएंगे? 3 से बनने वाले, और 3 से बनने वाले ए के अलावा जितने भी हैं वो सब किस में आएंगे? पश्च स्वर में कौन कौन से? दीर्घ आ, लघु उ, दीर्घ उ, ओ और औ, इन्हें क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीवा का पिछला भाग क्रियाशील रहता है। बहुत अच्छी बात है। हाँ आपके पास वो है वस्तुनिष्ठ 5555 प्रश्नों की मेरी आ रही है, उसको पढ़ लेना, थ्योरी पढ़ी रहे हो तो कहाँ जाएगा। और बाकी का अपन 9 बजे वाली क्लास ले ही रहे हैं, सुबह 8 बजे वाली टॉपिक वाइज चली रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये किसके आधार पर हो गया? जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। अब इसके आगे बात करें, अब लिखना नहीं है कुछ भी, समझना है केवल। अगला जो भेद होता है वो होता है मुखाकृति के आधार पर। अगला जो भेद होता है वो किसके आधार पर है? मुखाकृति के आधार पर। कितने भेद होते हैं? 4। एक होता है समृत स्वर, दूसरा होता है अर्ध समृत स्वर, तीसरा होता है विवृत स्वर, विवृत स्वर, और चौथा होता है अर्ध विवृत। इसको भी देखो याद करेंगे, समझेंगे, रटेंगे नहीं, कैसे एक बार में सारे दिमाग में छपेंगे, केवल एक का ध्यान रखना है। देखिए 15 दिसंबर को पिलानी में भी मिल जाएगी क्या? नहीं, 20 तारीख तक सब जगह मिल जाएगी, राजस्थान के हर जिले में। 15 दिसंबर को लॉन्च कर दूंगा, 20 दिसंबर तक हर जिले में पहुंच जाएगी, ठीक है ना? हाँ करेंगे राजेश भैया। समृत, अर्ध समृत, विवृत, अर्ध विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, जिसमें मुख सबसे ज्यादा खुलता है उसे कहते हैं विवृत। और सबसे ज्यादा मुख किसमें खुलता है? आ बोलने में मुख सबसे ज्यादा खुलता है। और विवृत का आधा
अर्धविपरीत, तो दीर्घ आ का आधा क्या हो गया, अर्धविपरीत। अब विपरीत के बाद आया अर्धविपरीत, तो अब कहां जाएंगे, समृत। और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो सारे काम को निपटा के आएंगे, सारे काम को निपटा के आएंगे। इसका मतलब समृत जो स्वर है, इस समृत स्वर में कौन से आएंगे, अब देखो ए आ, इसके बाद में आएगी लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ और री। अब कहां आएंगे, अर्ध समृत में। तो यहां पर आएगा ए, यहां आएगी आई, यहां आएगा ओ और यहां आएगा औ। तो ये आपको समझ आया नहीं आया, याद हो जाता है भूल जाती हूं, होगा ही नहीं ऐसा, अब कुछ नहीं होगा ऐसा, घबराओ मत। सपना रोयल जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आपके लिए पैसे मैंने नहीं, मायने नहीं है सर, आप भी 11 की जगह 11,000 कर सकते थे, लेकिन लोग नहीं समझते इसको। तो मैंने ये पहले ही कह दिया था, क्योंकि मेरे वजह से, मेरे नाम की वजह से आप लोगों ने कहीं भी पहले पैसे दे दिए और फिर दोबारा से मैं आपसे लेता, तो ये चीज़ मेरी आत्मा ही बर्दाश्त नहीं करती। 11 रुपये भी मैंने किस वजह से लेने पड़े, क्योंकि 10 रुपये से नीचे वो ऐप लेता ही नहीं, कम से कम 10 रुपये लेने पड़ते। तो मैंने सगुन के रूप में 11 रुपये ले लिए, एक सगुन के रूप में। वो भी किस में जाएगा आपको पता है, टी वो करता है 18% GST, उसमें है ना, बिल्कुल मिलेगी मनीष राज उत्तर प्रदेश वालों को भी। अब देखो आपके कैसे समझ में आया नहीं आया, समझो दोबारा से इसको। मैंने कहा जिसके उच्चारण में सबसे ज्यादा मुख खुलता है वो होता है विपरीत। विपरीत में क्या आता है, आ, और विपरीत का आधा अर्धवृत्त, तो दीर्घ आ का आधा ए। अब कहां आएंगे, ऊपर। अब ए आ, फिर आएगी लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री। अब इसके बाद अर्ध समृत, तो यहां पर री के बाद यहां आएगा ए, यहां आएगी आई, यहां आएगा ओ और यहां आएगा औ। अब इसकी विस्तार से चर्चा कब करेंगे, कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे की और भी विस्तार से चर्चा कल करेंगे, इसके बारे में और भी बताऊंगा। लेकिन अभी 8 बजे जुड़ना मत भूलना, 8 बजे बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं। तो सभी प्यारे बहन भाई रात 8 बजे अभी जरूर जुड़ना। तब तक के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।